नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। हम टेस्ट तिहार की सीरीज़ चला रहे हैं और अभी तक हमने 39 सीरीज़ रिलीज़ कर चुका है और आज का 40वें क्रम का सीरीज़ होगा। इसमें हम छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चन करते हैं जिसमें अलग-अलग एग्ज़ाम में काम आते हैं। फिलहाल एडीआई और एडीओ हो चुका है, आपके पास एसआई बचा है, पुलिस का कांस्टेबल एग्ज़ाम बचा है, आपके पास अभी अमीन का एग्ज़ाम आने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, सीजीपीएससी, सीजीव्यापम के अलग-अलग एग्ज़ाम आएँगे जो कि आपको ये प्रश्न काम आएँगे वहाँ पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 401 नंबर का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है बाकी के प्लेलिस्ट तो आप जा कर के देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब चीनी यात्री वेनसांग ने श्रीपुर अथवा सिरपुर की यात्रा की थी, उस समय इस राज्य का शासक निम्नलिखित में से कौन था? आपको बताना है सिरपुर की यात्रा करने वाले चीनी यात्री जो वेनसांग थे वो किसके समय में किए हैं? 7वीं शताब्दी लगभग 635 ईस्वी के आसपास इन्होंने यात्रा की है। तो उस समय क्या पांडुवंशी शासक थे? ये तो आप सभी को पता है। पांडुवंशी शासक श्रीपुर में राजधानी के रूप में वहां पे शासन करते थे। तो तीवरदेव थे क्या? महाशिवगुप्त, हर्षगुप्त, शिवगुप्त। तो आपको बताना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों महाशिवगुप्त। महाशिवगुप्त उस समय जब चीनी यात्री वेनसांग आए थे तो उन्होंने सिरपुर की राजधानी से शासन संभाला था। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री वेनसांग ने श्रीपुर या सिरपुर की यात्रा की थी, उस समय इस राज्य का शासक महाशिवगुप्त था। महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिसको धनुर्विद्या का काफी अच्छा ज्ञान था। वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में श्रीपुर यानी आज के सिरपुर का महत्वपूर्ण उल्लेख है। छत्तीसगढ़ के अनेक कंदराओं गुफाओं में शैल चित्र उकेरे गए हैं और ये जो शैल चित्र है वो किसके प्रमाण मिलते हैं? जो चीन में पाए गए शैल चित्रों के समतुल्य मिलते हैं। जो चीन में जो शैल चित्र पाए गए हैं एज इट इज लगभग लगभग मिलता हुआ आपके छत्तीसगढ़ के श्रीपुर में भी पाया गया और अनेक स्थानों में पाया गया है। 402 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब छत्तीसगढ़ में मराठा शासक थे, मराठा शासक के बाद अंग्रेज शासकों का या अंग्रेजों का आधिपत्य था, तो वो वर्ष कौन था आपको बताना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ भी पहले कहाँ से शासित होते थे? मराठों से। कलचुरी के बाद मराठा है, मराठा के बाद अंग्रेज आ गए। तो मराठों की राजधानी क्या थी? नागपुर। तो आपको बताना है। तो दोस्तों 1818, 1854, 1830, 1858 बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1854 वो समय था, मार्च का महीना, जब रघुजी तृतीय के अगला वारिस कोई नहीं होने के कारण जो लॉर्ड डलहौजी था वो हड़प नीति चलाया। क्या चलाया? हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ व मराठों को या नागपुर को कह लीजिए आप, वो जो है आधिपत्य में ले लिए, अंग्रेज अपने अधीन कर लिए। उस समय से माना जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो नागपुर के अधीन आ गए थे, ठीक है, या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए थे कब? 1854। एग्जैक्ट मैं आप लोगों को और डिटेल कर देता हूँ। 11 दिसंबर 1853 को जब भोसले शासक रघुजी तृतीय की मृत्यु हुई, आपको बता दूं रघुजी तृतीय जब बचपन में थे तो 1818 से 1830 भी अंग्रेजों ने शासन किया था, आपको पता है, अधीक्षकों की नियुक्ति करके। फिर 30 से लेके 54-53 तक, 1853-54 मान लीजिए, रघुजी तृतीय खींच खाच के शासन किए। उसके बाद फिर जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके अगले वारिस कोई नहीं होने के कारण क्या किया गया? 13 मार्च 1854 को लॉर्ड डलहौजी, ये नाम याद रखना, इन्होंने हड़प नीति लाई थी। पूरे भारतीय इतिहास की बात है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर मराठा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। ठीक है, पूरा नागपुर साम्राज्य जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद छत्तीसगढ़ भी प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। इससे पहले मराठों के द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के द्वारा शासित होता रहा है छत्तीसगढ़, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कब माना जाएगा? 1854 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 403 नंबर का।
छत्तीसगढ़ राज्य के कलचुरी शासक राज सिंह, ये रायपुर वाले हैं भाई, जानना, राज सिंह, ठीक है, कि दरबारी कवि गोपाल चंद्र मिश्र, नाम याद रखिए, गोपाल चंद्र मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी। गोपाल चंद्र मिश्र, गोपाल मिश्र का काफी प्रख्यात नाम है, और ये जो है एक रचना की जिसके कारण और जाने जाते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना है आने वाले प्रश्न के हिसाब से, किसके राज दरबारी कवि थे, राज सिंह के। ये आपके लिए नया फैक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए, आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तारीख है वसी, रतनपुर महामात्य, खूब तमाशा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है खूब तमाशा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ राज्य के कलचुरी शासक राजसिंह ने दरबारी कवि गोपाल चंद्र मिश्र ने खूब तमाशा ग्रंथ की रचना की। कौन खूब तमाशा रचना की? कौन? आपके गोपाल चंद्र मिश्र ने। इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग 1746 ईस्वी में प्रथम बार किया था। ये भी बताना है कि छत्तीसगढ़ शब्द अलग अलग लोगों ने प्रयोग किया, तो प्रथम बार किसने प्रयोग किया था? 1746 में गोपाल चंद्र मिश्र ने अपनी कविता, अपने लेख में किया। हाँ दोस्तों, एक चीज आप लोगों को सूचना देनी थी, ये जो टेस्ट तिहार चल रहा है उसी प्रकार से पीडीएफ तिहार चल रहा है, जो कि आपके अलग अलग एग्जाम में मदद करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें 100 प्रश्नों का संकलन होता है छत्तीसगढ़ जीएस का, जो कि अभी हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं। यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेगा। और अगर आप पीडीएफ के रूप में संकलन चाहते हैं 100 प्रश्नों का, तो इस क्यूआर कोड पे आप इस अमाउंट का भुगतान करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। हमने फिलहाल 100 प्रश्नों के लिए 5 रुपए का दर डिसाइड किया है। उसी प्रकार से 200 प्रश्नों के लिए 10 रुपए, 500 प्रश्नों के लिए मात्र हम लोग 25 रुपए का दर डिसाइड किया। ये आपके सिंसियर एफर्ट के लिए हमने ये चार्ज कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है पढ़ने वाले लोगों के लिए, लेकिन हम सिर्फ इसको इसलिए किए हैं ताकि पीडीएफ सिर्फ सर्कुलेट होता रहता है और उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप ये प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे करते हैं। 404 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम आगमन के समय उनके साथ निम्नलिखित में से कौन थे? आपको बताना है। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में 2 बार आए थे, आप सभी को पता है। एक बार 1933 में, पहले तो 1920 में आए थे, है ना। ये 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था। कौन सा नहर सत्याग्रह? कंडेल नहर सत्याग्रह। तो 1920 में आते हैं। तो 1930 में क्यों आए थे बताइए? हरिजनों का उद्धार करने के लिए। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, उस समय छत्तीसगढ़ में आपके हरिजन उद्धार के लिए महात्मा गांधी जी 1 सप्ताह के लिए आए थे। लेकिन आपको बताना है 1920 में जब आए थे तो किसके साथ आए थे? छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम आगमन के समय उनके साथ कौन थे बताइए? मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल रऊफ, मौलाना आजाद जी, हामिद अली जी। ये मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आपको बताना है। तो दोस्तों उस समय हमारे गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली जी थे, उनके साथ आए हुए थे। मौलाना शौकत अली जी आए थे, उनके साथ 2 और लोग आए थे, उसका नाम मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, मौलाना शौकत अली हो गए, ठीक है, जो 1920 में उनके साथ आए थे। उनके साथ साथ मीराबेन ठक्कर बापा भी आए थे। मीराबेन ठक्कर बापा भी आए थे, और उसके अलावा महादेव देसाई 3 लोग जो है महात्मा गांधी के साथ आए थे। महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण किसने दिया था बताइए? पंडित सुंदरलाल शर्मा। उस समय के जाने माने नेता थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जो है महात्मा गांधी को निमंत्रण देने गए थे छत्तीसगढ़ आने के लिए, कंडेल नहर सत्याग्रह को लीड करने के लिए, ठीक है, और मामला सुलझा दिए थे। 405 नंबर का क्वेश्चन है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया? देखिए, शायद आप इसका आंसर जानते होंगे, ठीक है, शायद आपका इसका आंसर जानते होंगे, तो चलिए आंसर कीजिए। पंडित सुंदरलाल शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त, ई राघवेंद्र राव। बिलासपुर के प्रख्यात नेता, बिलासपुर के प्रख्यात नेता आपके ई राघवेंद्र राव ने अस्थायी गवर्नर के रूप में शासन किया छत्तीसगढ़ में, मतलब पदभार संभाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के ई राघवेंद्र राव ये बिलासपुर के नेता है वैसे। कहाँ के नेता हैं? बिलासपुर के। को मई 1936 में मध्य प्रांत, ये प्रांत है,
कि गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया। बाद में ये मध्य प्रांत एवं बरार, ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार, जब छत्तीसगढ़ और नागपुर मिलकर के मध्य प्रांत और बरार में आने लगे कि गवर्नर नियुक्त किए, मतलब स्थायी गवर्नर, पहले अस्थायी बने, ठीक है, बाद में ये स्थायी गवर्नर के रूप में कार्य किए। ई राघवेंद्र राव इस पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं, ध्यान रखना है आपको, ई राघवेंद्र राव, ठीक है। 406 नंबर का क्वेश्चन, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई है? बस्तर में छिंदक नागवंशी शासक की स्थापना कब हुई है? आपको बताना 1333, 1132, 1324, 1023। दोस्तों, छिंदक नागवंश जो कि बारसूर से शासन करते थे, बारसूर से शासन करते थे, इन्होंने बत्तीसा मंदिर, इसके राजाओं की बात करो, है ना, बारसूर का बहुत बड़ा तालाब, और क्या किया बताइए, वहां पे जो बहुत पिलर वाला जो बना हुआ है गणेश मंदिर, दो गणेश मंदिर, दो गणेश की प्रतिमाएं एक साथ है, वो इन सब का स्थापत्य कला में नाम मिलता है। और इनकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1023 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ईस्वी में हुई थी, 1023 ईस्वी में हुई थी। और इनका जो कहना चाहिए खत्म, एंड जब हुआ, अंतिम जो हुआ, वो 1324 में हुआ था। तो आपका इस प्रश्न के हिसाब से आंसर 1023 है। चलिए पढ़ लेते हैं। बस्तर में छिंदक नागवंशी की स्थापना 1023 एडी में हुई थी। छिंदक नागवंश के शासकों ने 1023 से लेकर 1324, यहाँ पे एक फैक्ट बताना चाहता हूँ आपको, 1023 से लेकर 1324 तक छिंदक नागवंशी राजाओं ने शासन किया, जिसमें बहुत मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, इन सब शासकों के नाम है, वो आपको याद करना है। 1324 में ऐसा क्या हुआ कि इनके शासन समाप्त हो गए? आप बताओ। वारंगल से कौन आया? दंतेश्वरी, दंतेश्वरी माता को स्थापना करते हुए कौन आया बताइए? अन्नम देव। कौन आए? अन्नम देव। अन्नम देव ने बारसूर में के राजा जो हरिश्चंद्र थे और इनकी बेटी चमोली देवी, इनके ऊपर आक्रमण करके या फिर इनके राजा को जीत करके, इनके राजशाही को जीत करके 1324 में ही अन्नम देव जो है बस्तर आकर के काकती वंश की नींव रखी। किसकी? काकती वंश की नींव रखी, आपको जानना है, तभी 1324 आंसर लेना है, ठीक है, इनके खत्म होने का। 407 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो ये वीडियो को जरूर लाइक करें और अन्य दोस्तों तक शेयर करें ना करें, लेकिन लाइक जरूर बनता है भाई, ठीक है। चलिए, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह की बात हो रही है के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? एसडीओ छत्तीसगढ़ का नहीं था भाई, एसडीओ था अंग्रेज, ठीक है। तो बताओ 1930 में कौन सा जंगल सत्या हो रहा था? देखो अलग अलग जंगल सत्या हो रहे थे, क्या कौन कौन सा हो रहा था बताओ? रुद्री नवा गांव का हुआ था, ठीक है, पोड़ी का हुआ था, है ना, इधर और कहाँ कहाँ का हुआ था भाई? कंडेल वाला तो बहुत पहले हो गया था, है ना। तो इसी प्रकार से तमोरा का हुआ था, ये तो दिया है यार, पोड़ी, रुद्री, तमोरा, नगरी, सिहावा। तो बताओ कौन सी जगह का? तमोरा एक जगह है जहाँ एम एच एम डी मतलब मैं इसको महासमुंद मानता हूँ, महासमुंद में ये जगह है, महासमुंद जिला में एक जगह है तमोरा। वहाँ की एक 18 साल की गुड़िया, 18 कह लीजिए, 14 साल कह लीजिए, दयावती थी। उन्होंने अंग्रेजों को खूब जोर से तमाचा मार दिया, ठीक है। इसकी कहानी थोड़ा सा और जानते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती तमोरा जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मार दिया। और तमोरा सत्याग्रह 9 सितंबर 1930, आपको डेट भी याद रखना है, आजकल पेपर में डेट के साथ आता है। 9 सितंबर 1930। 1930 में चार जंगल सत्याग्रह हुए, उनमें से सबसे अंतिम में 9 सितंबर वाला तमोरा का ही है। इसके नेता कौन थे ये भी याद रखना है, यति यतनलाल जैन। यति यतनलाल जैन। दूसरा है शंकर राव गनौद वाले, शंकर राव गनौद वाले दूसरे नेता हैं। तो एक नेता ये हुए, दूसरे नेता ये हुए, और दयावती को अगर मानना है तो दयावती तीसरी नेता हो गई, ठीक है। 408 नंबर क्वेश्चन, इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई है? आपको बताना है।
इस राज्य में राजनीतिक संगठन संगठन स्टेट कांग्रेस कब स्थापित हुई है? देखिए, ये जो हुई है भाई, प्रामाणिक रूप से माना जाता है 1930 नहीं, 1940 नहीं, 22 नहीं, 1938। 1938 में कांग्रेस का अपने छत्तीसगढ़ में गठन हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गठन हुआ, ये माना जाता है। इसका आंसर 1937 लिया जाता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गतिविधियां पहले से चलती थी, लेकिन स्टेट कांग्रेस का गठन, जिसको वर्तमान में आज सीपीसीसी बोलते हैं, इसका नाम मैं बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ठीक है, हिंदी में लिख लो, इसको तो लिख ही सकते हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ठीक है, कब हुआ? 1938 में, ध्यान रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को कब भंग किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था? 1931-32 की बात है। दूसरे चरण की आंदोलन थे छत्तीसगढ़ और भारत में जोरों शोरों से। तो बताओ इसका जो है कब किया गया था? देखो, इसमें से जो ऑप्शन है वो कोई नहीं है, क्योंकि नवंबर महीने में माना जाता है। नवंबर महीने में माना जाता है, 11 नवंबर। 11 नवंबर को 1930 में, 11 नवंबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ, सॉरी, भंग किया गया। भंग किया गया रायपुर जिला काउंसिल का। ठीक है, माफ कीजिएगा। तो 11 नवंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को 11 नवंबर 1930 को 3 वर्षों के लिए बैन कर दिया था। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए बैन कर दिया था। ठीक है, याद रखना है। 410 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है? बिंबाजी भोसले जब शासन करने आए थे 1753, आई थिंक, है ना यार, 53-54, एक बार डेट देखना आप लोग, छत्तीसगढ़ में जब पहली बार वो रतनपुर पहुंचे थे, पहली बार रतनपुर पहुंचे थे, तब बिंबाजी भोसले, यार देखो, याद है ना भाई, कि जब इनके जो क्या नीलू पंत और क्या नाम था उनका, उन्होंने आक्रमण किया कलचुरी में, कलचुरी के ऊपर, जहाँ रघुनाथ था, तो रघुनाथ को क्या किया? परास्त कर दिया। वो बेचारे बिना लड़े हार मान लिया। तो कल्याणगिरी गोसाई को वो यहाँ छोड़ दिया गया था, कल्याणगिरी गोसाई को, किसके साथ शासन करने के लिए? रघुनाथ, और दोनों शासन चलाओ भाई करके। लेकिन परमानेंट फिर बिंबाजी भोसले को जब बंटवारा में ये क्षेत्र मिला, तो उन्होंने आके यहाँ शासन किया। और जब आके यहाँ शासन किया तो कुछ कुछ परिवर्तन किए। परिवर्तन में पहले, सबसे पहले ये जानिए, वो रतनपुर और रायपुर को एकीकरण किए थे, ये याद होगा। तो ये तो फैक्ट है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। रतनपुर में राम मंदिर का भी स्थापना किया था, जिसको राम मंदिर और इसके अलावा राम टेकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम टेकरी। ठीक है, तो ये भी सही है। अब आपको बताना है सूबेदारी वाला या फिर परगना वाला। तो देखो, बता देता हूँ। परगना पद्धति के जनक बिंबाजी भोसले को कहे जाते हैं। बिंबाजी भोसले को परगना पद्धति के जनक माने जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, पेपर में आता है। ठीक है, पटवारी परीक्षा में भी आया है। और दूसरा सूबेदारी, मैं इसको दूसरे रंग से करता हूँ, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। सूबेदारी ये नहीं कि इसके जो अगली पीढ़ी के शासक वेंको जी भोसले किए थे, जो बेचारा रायपुर आना ही नहीं चाहते थे और नागपुर से शासन करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सूबेदारी व्यवस्था चालू की थी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, कैसा लगा आप जरूर बताएं। उसके अलावा अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। हाँ यार, एक और दो फैक्ट देख लेते हैं। प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले ने सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात नहीं किया था। मराठा शासक वेंकोजी भोसले 1788, डेट याद रखो, तो थोड़ा थोड़ा याद कराना है, एक साथ नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो याद करो। 1788 में छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, ध्यान रखना है। सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत कब की थी? 1788 में। कौन किया था? बता दिया, वेंकोजी भोसले। ठीक है, चलिए, हाँ, अगला मैं बताता हूँ। अभी तक हमने 410 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखना, पूरे आपको छत्तीसगढ़ के अभी तक के जितने क्वेश्चन आए पूरे कवर हो जाएंगे, पूरे कवर हो जाएंगे।
पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है। कहीं भी खाते, पीते, नहाते, धोते, घूमते फिरते वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि 2x में चला के देख लेना, 1x में चला के देख लेना, जैसा भी चलाना है। उसके अलावा हम आपके लिए कल के लिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि आपको आंसर करना है। 411 नंबर का स्क्रीनशॉट करके रख लो। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है रत्नदेव द्वितीय के संबंध में इसमें से 3 कथन सत्य हैं, एक कौन सा नहीं है, ऑप्शन बताना है। उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया, बताइए। उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोडगंक ने आक्रमण किया। उसने गौड़ या गोड़ बोल लीजिए, बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 3 चीजें हैं, 3 चीजों में से 4 चीजें, उनमें से कौन सा एक गलत है, आपको आंसर करना है। बात हो रही है रत्नदेव द्वितीय कलचुरी शासक की। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।